जय हिंद साथियों, मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम मारवाड़ हिस्ट्री में कल मालदेव के बारे में पढ़े थे। आज चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मालदेव को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मालदेव के पिता का नाम राव गंगा, माता का नाम पद्मा कुमारी, जो सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। इसके उपनामों की बात करें तो इसे फरिश्ता कहता है कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो बदायूनी लिखता है कि भारत का पुरुषार्थी राजकुमार था। और इसके समय में दिल्ली का शासक था हुमायूं। उस समय शेरशाह सूरी अफगान शासक भी रहा था। उसके बाद हुमायूं भी इसके शासनकाल में दिल्ली का सुल्तान बना था। राव मालदेव अपने पिताजी राव गंगा को मारकर शासक बना था, इसलिए मारवाड़ का पहला पितृहंता शासक इसे कहा जाता है। और जब यह शासक बना था तो उसके पास मात्र 2 ही परगने के थे। मालदेव के पास 2 ही परगने सिर्फ थे। एक था जोधपुर, दूसरा था सोजत। जोधपुर तो इसकी राजधानी थी, सोजत में इसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद इसने 52 युद्ध जीते और 52 युद्धों में इसने 57 परगने जीत लिए थे। और उन युद्धों में देखा जाए तो सबसे पहले भद्राजुण पर आक्रमण करता है और वीर विक्रांत को हराता है 1531 में। उसके बाद जालौर के सिकंदर खां को हराता है, सिवमाड़ा के डूंगर सिंह भाटी को हराता है, बीकानेर के राव जय सिंह को साहिबा पाहिवा के युद्ध में हराता है, नागौर के दौलत खां को, मेड़ता के बीरम देव को हराता है। और इन्हीं युद्धों के कारण इसे आगे चलकर हार का सामना भी करना पड़ता है। 5 जनवरी 1544 को एक युद्ध लड़ता है, गिरी सुमेल का युद्ध, जो शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ता है। इस युद्ध में इसे हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस युद्ध में जो मेड़ता का बीरम देव था और बीकानेर का राव कल्याणमल, ये दोनों साथ दे देते हैं शेरशाह सूरी का। और गिरी सुमेल युद्ध में से हार का सामना करना पड़ता है। इस युद्ध के बाद यह जोधपुर को छोड़कर पीछे सिवाड़ा चला जाता है। सिवाड़ा को मारवाड़ के राठौड़ों की रणस्थली कहा जाता है। और राव मालदेव का विवाह जो है रूठी रानी से हुआ था। रूठी रानी उमादे, जो भारमली के कारण रूठ गई थी, इतिहास में प्रसिद्ध हुई। इसके मेवाड़ के साथ संबंध देखें तो इसने खानवा के युद्ध में मदद की थी राणा सांगा की। घायल राणा सांगा को मैदान से बाहर लेकर यही आया था। विक्रमादित्य के समय में बहादुर शाह जब आक्रमण करता है तब मदद करता है मेवाड़ वालों की। और उदय सिंह को राजा बनाने में इसका हाथ होता है। उसमें मावली के युद्ध में जब बनवीर से उदय सिंह लड़ता है उसमें भी सहायता करता है। और फिर बाद में हाजी का पठान जब हरमाड़ा के युद्ध में ये साथ दे देता है हाजी का पठान का, और उदय सिंह को हराता है। मतलब प्रारंभ में इसके संबंध उदय सिंह अच्छे थे, बाद में संबंध बेकार होते हैं। तो ये चीज़ें हमने कल पढ़ रखी थी। और इसके दरबारी विद्वान अगर देखा जाए तो आसानंद जी थे, ईसरदास जी थे। ईसरदास जी की रचना है हाला झालारी कुंडलिया, इसे वीर ससाई, देवयाणी और हरिरस। आसानंद जी ने लिखी है उमादेव भटियाणी रे कवित्त, बाघा भारमली रदुहा। बाघा भारमली की बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने कहानी पिछली क्लास में बताई है, आप से पढ़ लीजिए, देख लीजिए उस वीडियो को। और आज हम राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे, जो मालदेव का ही पुत्र था। और 1562 से 1581 ईस्वी तक इसका शासनकाल है राव चंद्रसेन का। और राव चंद्रसेन के बारे में आगे पढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो ये कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम आगे देखते हैं राव चंद्रसेन के बारे में। मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र था राम। हमने बताया था पिछली क्लास में कि राम को उमादेव ने गोद ले लिया था। राम की मालदेव से नहीं बनती थी, तो मालदेव ने अपने जीवन काल में इसे राज्य से निष्कासित कर दिया था। क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था। इसका दूसरा पुत्र था, अब राम तो निष्कासित कर दिया क्योंकि राम की वो मालदेव से बनती नहीं थी। दूसरा इसका पुत्र था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। वो मेवाड़ के उदय सिंह दूसरे हैं, ये उदय सिंह दूसरे हैं। इनको भी इसे शासक नहीं बनाया था। राव मालदेव ने उदय सिंह को भी शासक नहीं बनाया था। तीसरे नंबर का पुत्र था राव चंद्रसेन। पहले नंबर का राम, दूसरे नंबर का उदय सिंह, तीसरे नंबर का पुत्र था राव मालदेव, और इसको शासक बनाते हैं राव चंद्रसेन को। और इसका शासनकाल 1562 से 1581 ईस्वी का है। मतलब कहने की मोटी मोटी बात यह है कि सक्सेशन रूल जो राजपूतों में चला आ रहा था प्रारंभ से, कि मतलब राजा का बड़ा पुत्र ही शासक बनेगा, इस रूल को यहाँ पर तोड़ दिया गया था। राव चंद्रसेन को शासक बनाया गया था, जो तीसरे नंबर का पुत्र था। अब राव चंद्रसेन की बेसिक चीज़ें अगर देखा जाए तो चीज़ें, राव चंद्रसेन का जन्म हुआ था 30 जुलाई 1581 ईस्वी को। याद रहे ना याद रहे फिर भी ठीक है। पिता इसके मालदेव थे, स्वरूप देवी इसकी माता का नाम था। हमने आपको बताया था झाली रानी थी, झालाओं की पुत्री थी ये, इसलिए झाली रानी कहलाई। और स्वरूप देवी की ही छोटी बहन से शादी करना चाहते राव मालदेव, और उससे शादी कर लेते हैं उदय सिंह जी। इसी कारण इनके मध्य में विवाद होता है, उदय सिंह और मालदेव के मध्य में। ये चीज़ हमने आपको बता रखी है।
पिता मालदेव थे, माता का नाम स्वरूप देवी था। जब ये शासक बना रावचंद्र सेन, तो इसके जो बड़े भाई थे उनको मनाने की कोशिश करता है। इससे हमने राम को आपको बता रखा है, इसको नाडोल की जागीर दे देता है। उदय सिंह को फालोदी देता है, और रावचंद्र सेन तो शासक ही बना था। तो ये जो फालोदी और नाडोल जो इनको मिला था, फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं हुए थे। मतलब राम उदयपुर चला जाता है, मतलब मेवाड़ चला जाता है महाराणा उदय सिंह के पास। उदयपुर आप कह सकते हैं, मेवाड़ चला जाता है, महाराणा उदय सिंह के पास चला जाता है। उस समय महाराणा उदय सिंह थे, उनके शरण में चला जाता है। और उदय सिंह जब वहाँ चला जाता है, मेवाड़ चला जाता है, तो वहाँ से सेना लेता है। वहाँ से उदय सिंह की सेना लेकर आता है, मतलब मेवाड़ की सेना लेकर आता है उदय सिंह, और रावचंद्र सेन पर आक्रमण करता है। और ये लोहावट जगह पर युद्ध होता है। ये जोधपुर में जगह है लोहावट, यहाँ पर युद्ध होता है। लोहावट में युद्ध होता है, और इस युद्ध में उदय सिंह को हार का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद उदय सिंह चला जाता है अकबर के पास। आगरा दुर्ग में अकबर उस समय रहता था, उसके पास चला जाता है। तो अगर जो एक चीज़ सुनो, अपने भाइयों में अगर सबसे पहले कोई अकबर के पास गया था तो राम गया था, उदय सिंह नहीं गया था, राम गया था। अपने भाइयों में सबसे पहले राम जो था वो अकबर के पास गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि रावचंद्र सेन के कौन से भाई सबसे पहले अकबर के पास गया था, तो राम गया था सबसे पहले अकबर के पास। उदय सिंह एक युद्ध भी लड़ता है, लोहावट का युद्ध, और किसकी सहायता से, तो मेवाड़ की सहायता से लड़ता है। मेवाड़ का शासक भी उदय सिंह था। तो अकबर के पास चला जाता है, तो अकबर अपना सेनापति हुसैन कुली खां को भेज देता है युद्ध करने के लिए। अकबर तो चाह रहा था कैसे आक्रमण करें हम राजस्थान पर, मारवाड़ पर। एक समृद्धशाली स्टेट बनकर उभर रहा था, अकबर राजस्थान में घुसना चाह रहा था। अब तो भाइयों में फूट पड़ गई, उसे रास्ता मिल गया आने का। तो उसने हुसैन कुली खां को, उनके ऊपर अपना सेनापति था हुसैन कुली, उस समय अजमेर में रहा करता था। अकबर का एक ठिकाना अजमेर में एक दुर्ग बना रखा था, उस दुर्ग में रहा करता था। और हुसैन कुली खां इस युद्ध में आक्रमण का, इसमें इसके ऊपर आक्रमण करता है रावचंद्र सेन पर। तो जोधपुर पर यह आक्रमण कर देता है। जोधपुर पर आक्रमण क्या करता है, जोधपुर को ये जीत लेता है। जो हुसैन कुली खां था, इसने जोधपुर को जीत लिया था। तो जो रावचंद्र सेन था वो भादराजुड़ चला जाता है, जालोर। जालोर में एक जगह पड़ती है भादराजुड़, वहाँ चला जाता है। तो हुसैन कुली खान ने आक्रमण किया था, अकबर ने हुसैन कुली खान को भेजा था, जोधपुर पर आक्रमण किया, जोधपुर को जीत लिया उसने। तो वो रावचंद्र सेन भादराजुड़ जालोर चला जाता है। और किसके कहने पर अकबर ने आक्रमण किया था, तो रावचंद्र सेन का बड़ा भाई था राम, वो गया था, उसके कहने पर आक्रमण किया था। नागौर दरबार 1570 ईस्वी में, इसके आसपास, मतलब 1570 ईस्वी के आसपास अकबर जियारत करने आया था अजमेर। कहाँ, अजमेर में जियारत करने आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। उनको अपना गुरु मानता था। उसके बाद आगे लिखा है कि मतलब वर्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मतलब अकबर के चिश्ती के ही, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही आशीर्वाद से एक लड़का होता है, इसीलिए उसका नाम सलीम चिश्ती ने रखा था। लेकिन इस पर हमें नहीं जाना, हमें क्या देखना, नागौर दरबार 1527। उसी समय अकबर ने नागौर दुर्ग में, कहाँ पर, यह दरबार अगर तुमसे कोई पूछे, अच्छा क्वेश्चन है, नागौर दुर्ग में नागौर दरबार लगा था 1570 ईस्वी में। उद्देश्य इसका क्या था, यहाँ से देखिए उद्देश्य इसका क्या था। उद्देश्य था अकाल राहत कार्य करवाना, कि अकाल राहत का कार्य करवाना। इसके तहत नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था। तो इसके तहत शुक्र तालाब का निर्माण भी इसने करवाया था नागौर दुर्ग में। और नागौर दुर्ग में ही इसने, नागौर दुर्ग में ही इसका नागौर दरबार लगा था 1570 ईस्वी में। और इसका सलाह किसने दी थी कि नागौर दरबार लगाया जाए या शुक्र तालाब का निर्माण करवाया जाए, या मेन रीजन इसका जो था, ये भारमल बिहारी मल, आमेर का शासक था। इसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। राजस्थान का अगर कोई राजपूत शासक था, सबसे पहले जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वो भारमल था। भारमल बिहारी मल था जिसने अकबर की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी। इसने अकबर को सलाह दी थी कि नागौर दरबार लगाया जाए। नागौर दुर्ग में लगाया गया था। क्यों लगाया था, इसका तो, इसका मतलब एक अन्य कि मतलब दूसरी तरीके से इसका देखा जाए तो दूसरा कारण एक था ये कि मतलब अकाल राहत कार्य। मेन कारण इसका था कि राजस्थान के इतने छोटे मोटे या बड़े राजा हैं, उनको जो है अपने अधीनता स्वीकार करना, अपनी अधीनता स्वीकार करना मुख्य लक्ष्य इसका यही था। तो इस नागौर दरबार में बीकानेर का राव कल्याणमल, हमने आपको बताया कि राव जयसी जो है युद्ध में, साहिबा पाहिबा के युद्ध में राव मालदेव के साथ मारा गया था, उसी का पुत्र था राव कल्याणमल। राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी कि आज से हम दोनों मित्र हैं और आप हम पर आक्रमण नहीं करेंगे। हम तो औकाते नहीं कि आप पर आक्रमण करेंगे, लेकिन आप भी हम पर आक्रमण नहीं करेंगे। और अपने पुत्र, इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था राय सिंह
जो आगे चलकर बीकानेर का शासक बनेगा, महान राजा हुआ है। और एक पृथ्वीराज राठौड़ आगरा दुर्ग में अकबर की सेवा में चला जाता है। मतलब ये जो कल्याणमल था, इसने अकबर की सेवा में अपने दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को भेज दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ आगे चलकर कवि बनता है और इसने वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात रचना लिखी है। कौन सी? वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात रचना लिखी है, डिंगल भाषा में लिखी है। किसने लिखी है? पृथ्वीराज राठौड़ ने। इसे पांचों वेद 19वां पुराण कहा जाता है और 4000 लगभग 4000 पन्नों में लिखी इसको पृथ्वीराज राठौड़ ने। ये अकबर का दरबारी कवि था और अकबर राय सिंह को आगे चलकर बीकानेर का शासक बनाता है राव कल्याणमल के बाद। तो बीकानेर से राव कल्याणमल ने अधीनता अकबर की स्वीकार की थी। जैसलमेर का राव हर्राय था, हर्राय, इसको भगवंत दास लेकर आया था। भगवंत दास जो बिहारी मल था आमेर का, उसका पुत्र था भगवंत दास। ये लेकर आता है बिहारी इसको जैसलमेर के शासक राव हर्राय को। और भगवंत दास के ही कहने पर इसने अपनी पुत्री रावल हर्राय ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। उस समय भाद्राजुड़ में रह रहा था राव चंद्रसेन। जो चंद्रसेन था उस समय भाद्राजुड़ में रह रहा था। वह भी अकबर के साथ अकबर से मिलने नागौर दरबार में आया था, लेकिन बिना बताए चला गया था। इसीलिए अकबर को बिना बताए क्यों चला गया था? क्योंकि जो राव चंद्रसेन था इसका बड़ा भाई उदय सिंह भी यहाँ आया था और उदय सिंह की तरफ से अकबर ज़्यादा बोल रहा था। इसीलिए इसने सोचा कि हमारा तो यहाँ कुछ होगा नहीं, इसलिए ये यहाँ से वापस चला जाता है और बिना बताए चला जाता है। अकबर अच्छे इससे बहुत गुस्सा होता है। अकबर इससे इसलिए बहुत गुस्सा होता है कि बिना बताए, बताओ छोटा सा राजा तो हमें बिना बताए चला गया, इतनी कैसी इसकी कैसे हिम्मत इतनी हो सकती है। तो ये जो राव चंद्रसेन है जब भाद्राजुड़ से इस दुर्ग में आया था, नागौर दुर्ग में, नागौर दरबार में जब आया था, उसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग नीतियां हैं। तो जो अबुल फजल है, अबुल फजल कहता है कि राव चंद्रसेन आया वह बिना बताए चला गया, इसीलिए अकबर क्रोधित हो गया था। ये अबुल फजल लिखता है, जो हमने बात लिखी अबुल फजल ने कहा है। लेकिन मारवाड़ के इतिहासकार लिखते हैं कि राव चंद्रसेन अकबर की अधीनता स्वीकार करने नहीं आया था, कि राव चंद्रसेन जो था ये अकबर की अधीनता स्वीकार करने नहीं आया था, यह अकबर की नीतियां परखने आया था कि अकबर क्या आगे करना चाहता है, उसकी रणनीति जानने आया था। ये मारवाड़ के इतिहासकार कहते हैं। अच्छा, जब ये वापस चला गया तो अकबर इससे बहुत दुखी हुआ, बहुत क्रोधित होता है। अकबर ने इसके ऊपर आक्रमण भेज दिया। जलाल खां कोरंची को इस बार भेजा। ये अजमेर दुर्ग में रहा करता था, इसको जलाल खां कोरंची को भेजता है। भाद्राजुड़ में उस समय चंद्रसेन रहा करता था, भाद्राजुड़ पर आक्रमण करता है। जलाल खां कोरंची ने भाद्राजुड़ को जीत लिया तो सिवाड़ा दुर्ग चला जाता है चंद्रसेन। कहाँ चला गया? सिवाड़ा दुर्ग चला गया, जो कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की शरण स्थली है, असाइलम सेंटर है, यहाँ पर चला जाता है, सिवाड़ा दुर्ग में चला जाता है। तो जलाल खां कोरंची आक्रमण करता है। फिर उसके बाद ये शहबाज खां, ये शहबाज खां आप जब जाएंगे 1570-78 में, ये कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला एकमात्र शासक था, बड़ा सेनापति था अकबर का, इसे भेजता है। तो इसने सिवाड़ा दुर्ग को भी इसने जीत लिया था और सिवाड़ा दुर्ग पर जब इसने जीत लिया तो आगे चला गया चंद्रसेन पीपलूद। पीपलूद को भी जब आक्रमण करता है अकबर करवाता है तो चला जाता है कांडूजा। ये कांडूजा मेवाड़ साइड में जगह पड़ती है। और फिर वहां से आता है सारण की पहाड़ियों में। कहाँ? सारण की, जब वहां पर भी आक्रमण होता है तो सारण की पहाड़ियों में चला आता है। सारण की पहाड़ी सिचियाई गांव, यहाँ चला जाता है। और यहाँ पर जो इसी का सेनापति होता बैरीसाल राठौड़ ने इसको जहर दे दिया था। बैरीसाल राठौड़ ने इसको विष दे दिया था और जिसके कारण चंद्रसेन की मृत्यु 11 जनवरी 1581 ईस्वी को हो गई। ये चंद्रसेन की कुछ जानकारियां थी। सबसे पहले जब आक्रमण करवाता है तो जलाल खां कोरंची भाद्राजुड़ को जीतता है, तो चंद्रसेन सिवाड़ा चला जाता है। सिवाड़ा पर आक्रमण करता है शहबाज खां से, तो सिवाड़ा दुर्ग को जीतता है तो पीपलूद चला जाता है। पीपलूद पर जब आक्रमण करवाता है अकबर तो काड़ूजा चला जाता है और काड़ूजा पर आक्रमण करवाता है तो फाइनली जाता है शरण की पहाड़ियों में सिंचियाई गांव में। और सिंचियाई गांव में बैरीसाल राठौड़ ने इसको विष दे दिया था, इसी का सेनापति था, क्योंकि आगे ना तो इनके पास धन बचा था ना युद्ध करने की क्षमता, इसलिए चला जाता उसके पास। तो भोजन में विष देता इसलिए इसकी मृत्यु होती है 11 जनवरी 1581 ईस्वी को। और अब राव चंद्रसेन की उपाधियां, क्या इसकी उपाधियां रही, क्या इसके उपनाम रहे, कह सकते हैं आप मारवाड़ का प्रताप। कई बार क्वेश्चन बना कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप इसलिए कहा जाता है कि जो काम मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने किए थे वही काम मारवाड़ में चंद्रसेन ने किए थे। ना तो महाराणा प्रताप ने कभी
अकबर की अधीनता स्वीकार की और जीते जी राव चंद्रसेन ने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन प्रताप का अग्रगामी महाराणा प्रताप ने ये काम 1572 में महाराणा प्रताप शासक बने, उसके बाद शुरू किए थे और 1531 से 1562 का इसका कार्यकाल ही है। उसके पहले से ये सब काम कर रहा था, उसके पहले से इसके ऊपर सब घटनाएँ घट चुकी थी। इसीलिए इसे प्रताप का अग्रगामी मतलब प्रताप से पहले कहीं न कहीं ये सब काम कर चुका था, जो प्रताप ने बाद में किए थे। मारवाड़ का प्रताप तो हमने बताया क्यों कहा जाता है, लेकिन भोला-बिसरा राजा, इसे मारवाड़ का भोला-बिसरा राजा कहा जाता है क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे उसके बाद जब इनके पुत्र शासक बने अमर सिंह, उनके पोते, उनके सड़पोते ये जब शासक बनते चले गए, तो इनका जो इतिहास था उज्ज्वल होता चला गया। लेकिन इसके जो चंद्रसेन था, इसके बाद इसके वंशजों ने तुरंत आगे मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। तो आगे चलकर इनका मतलब काम नहीं चल पाया और आगे इनका भविष्य इतना उज्ज्वल नहीं हो पाया। इसलिए मतलब इनका इसे मारवाड़ का भोला-बिसरा शासक कहा जाता है राव चंद्रसेन को। तो ये राव चंद्रसेन की कुछ खास-खास बातें थी। राव चंद्रसेन के बारे में हमने देखा आज, जो कि मारवाड़ के एक अच्छे राजा हुए हैं। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।